नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, जो कि एक लंबी कविता है और उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है, का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। और इसे हम इस स्तर पर देखेंगे कि आप बिना कविता को पढ़े हुए इसके बारे में एक व्यापक समझ बना पाएंगे और इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या बात की जा रही है, उसको आप बेहतर तरीके से इसके भावार्थ को समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और इस कविता का संपूर्ण विश्लेषण देखते हैं। साथियों, मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं में आत्म संघर्ष से आत्म साक्षात्कार और फिर जगत साक्षात्कार की प्रक्रिया का अत्यंत स्पष्ट संकेत मिलता है। यानी कि पहले वे आत्म संघर्ष करते हैं, फिर आत्मा से साक्षात्कार करते हैं, फिर जगत का साक्षात्कार करते हैं। यही चीज हम इनकी इस कविता में भी देखते हैं। उनके यहाँ आत्म संघर्ष नई कविता के अधिकांश कवियों से भिन्न एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित है। इसके अंतर्गत अपने अंतर बाह्य का व्यापक सर्वेक्षण ही नहीं, आत्म का संशोधन, संपादन अर्थात आत्मालोचन का स्वर भी मुखर होता है, जो अंततः आत्म विस्तार संस्कार से लेकर सामाजिक साक्षात्कार की ओर उन्मुख हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि इनके यहाँ जो आत्म संघर्ष है वो जो नई कविता के अन्य कवि हैं उनसे भिन्न है, और इसके अंतर्गत इनका जो अंतर और बाह्य मन का सर्वेक्षण है, जो वे इसका सर्वेक्षण करते हैं, उसमें वे आत्म का संशोधन संपादन, आत्मा का यानी खुद का संशोधन करते हैं, फिर उसका नए तरीके से संपादन करते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के अंदर विचार किया जाता है कि क्या कमियां हैं, फिर उन कमियों को हटा के फिर नए तरीके से संपादन किया जाता है। जैसे एक पुस्तक होती है, एक पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, दोबारा फिर उसका संशोधन किया गया और संशोधन करके पुनः प्रकाशित किया गया उसे। ठीक वही चीज यहाँ कवि अपनी आत्मा के संदर्भ में, अपने हृदय के संदर्भ में करता है। आत्म को कहीं वे मैं और वह में विभक्त करते हैं, तो कहीं अंतर्मन और बाह्य मन के द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कहीं मैं और वह कहते हैं, और मैं और वह दोनों ही वो स्वयं ही है। जैसे एक अंतर्मन का परिचायक होता है, एक बाह्य मन का परिचायक होता है। और यहां जब हम बात करते हैं तो यहां वह के रूप में गुप्त मन का अर्थात अंतरात्मा का मैं के लिए निर्देश प्रस्तुत किया गया है इस कविता में। फलस्वरूप मैं अपनी मध्यवर्गीय सीमाओं का अतिक्रमण करता है और व्यक्तित्व अंतरण की विधि का इस प्रकार आश्रय लेता है कि जैसे वे अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में उमग कर जन्म लेना चाहता फिर से, कि व्यक्तित्वांतरित होकर नए सिर से समझना और जीना चाहता हूं सच। इस तरीके से अपनी इन पंक्तियों में वे इस चीज का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण ही फिर से जन्म लेना है। क्या? व्यक्ति का रूपांतरण, व्यक्तित्व का रूपांतरण क्या है? फिर से जन्म लेना है। यानी कि पहले हमारा व्यक्तित्व दूसरे तरीके से था और अब दूसरे तरीके का व्यक्तित्व हम ग्रहण कर चुके हैं, यानी कि पर्सनालिटी में पूरी तरह से चेंज आ चुका है। यही क्या है? यही पुनर्जन्म है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर ही सच को, वास्तविक यथार्थ को, यानी कि जिसकी प्रकृति मूलतः सामाजिक होती है, इनके शब्दों में माने तो ठीक से समझा और जिया जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक यथार्थ है, जो वास्तविक सच्चाई है, उसको ठीक से जिया और समझा जा सकता है व्यक्तित्व परिवर्तन के बाद ही, व्यक्तित्व रूपांतरण के बाद ही। अंधेरे में कविता का काव्य नायक मैं कौन? अंधेरे में जो कविता है उसका काव्य नायक कौन है? मैं है। ठीक है, और वह की आहट सुनता है, देख लेता है, जान और पहचान भी लेता है, लेकिन आरंभ में अपनी मध्यवर्गीय सीमाओं के कारण वह द्वारा प्रस्तुत सच्चाई को जीने से आनाकानी करता है। ठीक है, वह कौन है? अंतर्मन है। मैं कौन है? बाह्य मन है। ठीक है, अंततः वह के वर्चस्व को स्वीकार कर उसका अनुशासित शिष्य बन जाता है। यही ओवरऑल पूरी बात इस कविता में है। इसको हम देखेंगे, एक एक खंड देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और अंधेरे में कविता के अंतर्गत मैं की आत्मबद्धता वह के संपर्क से टूटती है और जन के साथ एकीकृत होकर, जन यानी कि लोगों के साथ एकीकृत होकर जन क्रांति की अनिवार्यता का अनुभव करता है। कौन? मैं।
वर्तमान पूंजीवादी सत्ता और उसकी आतंककारी व्यवस्था से सामान्य जन की मुक्ति उसका उच्च मानवीय आदर्श बन जाता है। किसका? मैं का। अतः सामान्य जन की मुक्ति की कठोर शर्त पर अपनी मुक्ति की संभावना अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य माना जाता है। यानी कि क्या? सामान्य जन की मुक्ति की कठोर शर्त पर अपनी मुक्ति की संभावना, सामान्य जन की मुक्ति की कठोर शर्त पर अपनी मुक्ति की संभावना अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य है। इसे ही मूल प्रतिपाद्य कह सकते हैं। इस प्रतिपाद्य तक पहुंचने के लिए कविता में आत्मनिरीक्षण परीक्षण से लेकर व्यापक सामाजिक राजनीतिक सर्वेक्षण तक का सहारा कवि ने लिया है। इसलिए यह कविता स्वतंत्रोत्तर भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक कलात्मक दस्तावेज बन गई है। और जब हम इसके विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से होता है। कैसे? बहुत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुक्तिबोध फैंटेसी का सहारा लेते हैं। मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की इस चिंता से होता है। और चिंता क्या है उसको देखिए कविता के माध्यम से किस तरीके से कवि ने बताया है कि जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती सुनाई बार बार, वह नहीं दिखता किंतु रहा घूम तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक, अस्तित्व जानता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन जो सुनाई देता पर नहीं देता दिखाई। तो इस तरीके से जैसे आज का शहरी जीवन है उसमें भी देख सकते हैं मध्य वर्ग किस तरीके से अपने एकाकीपन में खो गया है, किस तरीके से अकेला हो गया है, भरे पूरे शहर में अकेला हो गया है। वो चीजें यहाँ हमें दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं। यहाँ काव्य नायक या वाचक मैं के साथ कोई एक की स्थिति स्पष्ट है। यानी कि यहाँ जो मैं है, जो नायक है, उसके साथ कोई एक तो है, लेकिन मैं और वह की वास्तविक स्थिति की जानकारी आपको तब तक नहीं हो सकती जब तक अंधेरे कमरों या तिलिस्मी खो के मूल आशय को नहीं समझ लेते कि यानी कि अंधेरा कमरा क्या है या फिर तिलिस्मी खो क्या है। तो इसका आशय, इसका मूल आशय क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है जो कवि बताना चाहता है, तो है अंधेरे कमरे या तिलिस्मी खो अपना ही अंतर जगत है। ठीक है, जैसे एक बाह्य जगत है जहां हम रह रहे हैं, एक अंतर जगत है जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, जहां कोई एक या फिर उसे कवि यहां पर वह कहता है के रूप में अपना ही अंतः संवेदन उद्देश्य कैद है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का अंतर जगत है उसमें ही उसका युद्ध चल रहा है, मैं का और वह का, यानी कि अंतर्मन और बाह्य मन का, वही स्थिति यहां पर उभारी गई है। और इस प्रस्तुत काव्य में ये जो हमने अभी कुछ पंक्तियां देखी, इसमें अंधेरे कमरों में चक्कर लगाने वाले के पैरों की आवाज मात्र सुनाई देती है। जैसा कि हमने कविता में देखा, वह स्वयं दिखाई नहीं देता है और अधिक अंतर मंथन के बाद उभरते हुए चेहरे, नुकीली नाक, भव्य ललाट, दृढ़ हनु, हनु मतलब टुकड़ी होता है ये, ठीक है, आदि के साथ उसकी आकृति भी दिखाई देती है, लेकिन जो पहचान में नहीं आती। ठीक है, पंक्तियां आप चाहें तो एक बार फिर से सुन सकते हैं। मैं को अपने संभावित स्नेह के समान गौरवर्ण, भव्य ललाट, प्रकाश युक्त नेत्र, सौम्य मुख वाले व्यक्ति को देखकर विलक्षण आशंका और गहन संदेह बना रहता है। यानी कि वो वह को किस रूप में देखता है, जिस रूप में वह एक सुंदर पुरुष, एक भव्य पुरुष की कल्पना कर सकता है, उसी रूप में देखता है। और इसमें कुल 9 खंड है, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की। हम यहाँ 9 खंडों पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम खंड पर। प्रथम खंड में क्या बात हुई है, क्या कवि कहना चाहता है, क्या आशय है, उसको देखेंगे। इस आशंका और संदेह के बाद प्रथम खंड के 5वें बंद में, यानी कि जो 5वां बंद है, यानी कि पांचवा जैसे कि दोहा होता है, ऐसे करके इसमें बंद होते हैं। ठीक है, बंद बंद में लिखी गई है। तो ये 5वें बंद में रहस्यमय व्यक्ति मैं की समझ में आ जाता है, यानी कि प्रथम खंड के 5वें बंद में समझ आता है। और वो कैसे समझ आता है कि देखिए, पंक्तियां देखिए, वह अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्थावा, निज संभावनाओं, निहित प्रभावों,
प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव व आत्मा की प्रतिभा। इसमें मैं के साथ वह का रिश्ता स्पष्ट हो जाता है। यहाँ वह के लिए प्रयुक्त सारी संज्ञाएं मैं के लिए विशेषण के रूप में आई हैं, यानी कि वह के लिए जो संज्ञाएं हैं मैं के लिए विशेषण है। मुक्ति बोध के यहाँ यही आत्म साक्षात्कार है जिसमें मैं और वह का द्वैत समाप्त हो जाता है। अंतर्मन और बाह्य मन में एक रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, लेकिन यह कोई अस्थायी स्थिति नहीं है। इसके लिए निरंतर आत्म संघर्ष करना पड़ता है। अपने आत्म यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों का संशोधन और संपादन काट छाट करते रहनी पड़ती है। ऐसा ना होने पर मैं जो समझौता परस्त और दुनियादार भी होता है वह से द्वैत भी स्थापित कर सकता है, यानी कि विद्रोह भी स्थापित कर सकता है। इसका संकेत हमें 5वें बंद की अंतिम पंक्तियों में मिलता है। और कैसे मिलता है देखिए, प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरों में पकड़कर मौत की सजा। मैं और वह की एकीभूत स्थिति से कुछ ऐसे गंभीर और खतरनाक प्रश्न सामने आते हैं जिनसे मैं बचना चाहता है। यानी कि हम लोग अपने जीवन में भी अगर देखते हैं तो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं, हमारे जीवन में कई सारे सवाल हमारे सामने ऐसे आते हैं जिनसे हम बच के निकल जाना चाहते हैं। वही स्थिति यहाँ मैं की है, और मैं के रूप में यहाँ हर एक व्यक्ति है जो इस मध्यवर्गीय समाज में, आधुनिक समाज में जीवित है। अतः बाहर के गुंजान जंगल से आती हुई हवा से संवेदनात्मक ज्ञान की मशाल बुझ जाती है। यानी जो बाहर के गुंजान जंगल से हवा आ रही है उससे जो संवेदनात्मक ज्ञान है उसकी मशाल ही बुझ जाती है, और मैं फिर से आत्मस्थ हो जाता है, यानी कि फिर से खुद के दायरे में कैद हो जाता है। यहां जंगल की हवा बाहर की दुनिया के समझौता परस्ती के तगाजे हैं जो मैं को अपने निज के दायरे से बाहर नहीं आने देते। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वही ठीक स्थिति यहाँ पर है। लेकिन प्रखर आत्मालोचन वाले मैं के लिए अपने में बंद रह पाना सर्वथा संभव नहीं होता, और हम हमेशा मैं में ही बंद नहीं रह पाते, यानी हमेशा स्वार्थी नहीं रह पाते। कितना भी स्वार्थी व्यक्ति हो वो हमेशा स्वार्थी नहीं रह सकता। इस तथ्य का उद्घाटन हम दूसरे खंड में देखते हैं, और दूसरे खंड में किस प्रकार है उसको भी देखेंगे कि अपने आप में बंद काव्य विनायक मैं के सूनेपन में एक सिहरन से कविता के दूसरे खंड का आरंभ होता है। यानी कि मैं ऐसे सूनेपन में बैठा हुआ है और अचानक से सिहर उठता है। अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले स्वर की सलवटें उभरती हैं जो अत्यंत मीठी किंतु दुसह है, बहुत मीठी है किंतु सही नहीं जा सकती। काव्य विनायक मैं को लगता है कि कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जो मेरी ही किसी महत्वपूर्ण बात को मुझे बताने के लिए बुला रहा है। मैं को जिज्ञासा होती है, फिर भी आखिर वह कौन है जो आधी रात को अंधेरे में मिलने आया है। यही सारी बातें इन पंक्तियों में हैं। उसके आग्रह अनुरोध से मैं को पता लग जाता है कि यह वही व्यक्ति है जो मुझे तिलिस्मी खोह में मिला था, यानी कि मेरे अंतर जगत में मिला था, उस अंधेरे कमरे में मिला था। काव्य विनायक मैं की सुविधाओं का तनिक भी ख्याल किए बिना, यानी कि जो मैं है वो अपनी सुविधाओं का तनिक भी ख्याल किए बिना वह समय असमय उपस्थित होता रहता है, समझाता है, हृदय को बिजली के झटके देता है। यानी कि जो वह है, कौन वह, वो उपस्थित हो जाता है और मैं को समझाता है। जैसे कि हम कोई गलत फैसला लेने वाले होते हैं तो हमारा अंतर्मन जो है वो हमारे बाह्य मन को समझाता है कि यहां ये गलत हो सकता है, ऐसा करना ठीक नहीं है। और उसे देखकर काव्य विनायक के हृदय में प्यार उमड़ आता है और वह चाहता है, और क्या चाहता है उसे पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, धुल जाऊं मिल जाऊं लिपट कर उससे। अब ये मैं के अंतर्मन की, यानी कि मैं यही चीज चाहता है करना, लेकिन मध्यवर्गीय स्थिति और दुनियादारी के दबाव में वह ऐसा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो पारिवारिक वातावरण है, जो उसका मध्यवर्गीय वातावरण है, वो उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। और इसी व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कवि कविता के बीच में ही ब्रैकेट में लिखता है, कोष्टक के अंदर लिखता है कि यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, इसलिए टालता रहता हूं उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता डरता हूं उससे, क्योंकि वह ऊंचे शिखर के खतरनाक कगार पर बैठाकर
आदेश देता है कि पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर पहुंचो। जो कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए इतने कठिन निर्णय कर पाना संभव नहीं होता है। इस कठिन उत्तरदायित्व के निर्वाह से घबराकर मैं एक क्षण के लिए सोचता है, और क्या सोचता है पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं। बजने दो साकल, वह जन वैसे ही चला जाएगा आया था जैसे। फिर मैं सोचता है कि क्यों दरवाजा खोले, क्यों जो वह बताने आया है मुझे कोई चीज, मैं उसे क्यों स्वीकार करूं। जाने दो, ये जो कह रहा है इसे बकने दो, इसे खड़ा रहने दो, कुछ देर इंतजार करेगा और फिर लौट जाएगा। लेकिन यह मनोदशा क्षणिक सिद्ध होती है। दूसरे क्षण में मैं निश्चय करता है कि नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। क्या कहता है? नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, चाहे सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। क्योंकि उस महान प्रकाशमान पुरुष आत्मा की प्रतिभा द्वारा की गई जगत समीक्षा, उसका विवेक विक्षोभ, उसके द्वारा तैयार किया गया उज्जवल भविष्य का नक्शा मैं को बराबर बेचैन करता है। अतः आत्म चेतस मैं को जंग खाई हुई सितकनी को जबरन खोलकर केवल बाहर झांकने मात्र से उस अपने प्रिय का साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः उसे बाहर सूना ही नजर आता है, बाहर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, बाहर। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ अपने अंतर्मन को देख लें उतना पर्याप्त नहीं है, हमें अंतर्मन को खोजना होता है, उसमें टटोलना होता है। वही ठीक चीज है कि मैं को वह की तलाश करनी पड़ती है। और कविता के दूसरे खंड के अंतिम बंद में अंधियारे सूने में रात का पंछी चीख कर कहता है। रात का पंछी क्या चीख कर कहता है वो देखिए। वह चला गया है, वह नहीं आएगा अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, तू उसका शिष्य है, यद्यप पलातक, वह तेरी गुरु है, गुरु है। और यहां रात के पंछी की आवाज क्या है? रात के पंछी का मतलब क्या है? ये एक ज्ञानात्मक संवेदन है जो रहस्यमय पुरुष वह द्वारा की गई समीक्षा और भविष्य के नक्शे से मैं को प्राप्त होता है। यह ज्ञानात्मक संवेदन मैं को अव्यक्तिवादी आत्म संघर्ष से हटाकर सामाजिक संघर्ष का स्वप्न प्रदान करता है। अतः उसे अपनी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति के लिए जो आत्मबद्धता है उससे निकलकर, जो तिलिस्मी खो है, जो अंधेरा बंद कमरा है, उससे निकलकर व्यापक समाज के मध्य आना पड़ता है और जनजीवन को समझकर उसके संघर्ष में कल्पनाशील सहानुभूति के माध्यम से भागीदार बनना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं तीसरे खंड पर। तीसरे खंड में क्या बात हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कविता के तीसरे खंड में समकालीन वास्तव से जुड़कर फैंटेसी एक नया मोड़ ले लेती है। यानी कि समकालीन कविता की जो सच्चाई है उसमें जो मुक्तिबोध की फैंटेसी है वो एक नया मोड़ लेती है। मैं अपने अंधेरे कमरे से निकलकर बाहर गैलरी में आता है। ठीक है, यानी कि अंतर जगत से थोड़ा सा बाहर निकलता है और दुनिया देखने की कोशिश करता है। और कहां तक निकलता है? सिर्फ गैलरी तक निकलता है। वहां उसे समकालीन सामाजिक यथार्थ, उसके आतंककारी स्वरूप का एहसास होता है। अपने सिविल लाइंस के कमरे में पड़ा हुआ मैं स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पाता है। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, स्लेट पट्टी पर खिंची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूं? मैं हूं, यानी कि ये मैं की स्थिति है। क्या स्थिति देखिए, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा। कैसा चेहरा हो गया है? पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूं? मैं हूं। वह खिड़की खोलकर किसी अनपेक्षित असंभव घटना के भयावह संदेह से ग्रस्त हो जाता है कि कोई ऐसी अनपेक्षित घटना हो सकती है। यानी कि जैसे हम कई बार बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा बुरा हो सकता है, वही ठीक स्थिति यहां मैं के साथ हो रही है। तभी उसे सहसा टॉल्स्टॉय की या फिर टॉल्स्टॉय नुमा कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो उसके अपने भीतरी धागे का आखिरी छोर या अनलिखे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हाय हाय नुमा प्रतीत होता है। यहाँ टॉल्स्टॉय के गहन अनुभव को वह अपना केंद्रीय संवेदन बनाकर उसकी मानवतावादी परंपरा की प्रेरणा से समाज के साक्षात्कार की ओर उन्मुख होता है।
इस प्रक्रिया से उसे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के क्रूरतम फासिस्ट रूप का साक्षात्कार होता है। उसे नगर के मध्य रात्रि के सुनसान में किसी प्रोफेशन के साथ बैंड दल की आवाज निकट आती हुई सुनाई देती है और निकट आने पर वह जुलूस किसी नृत्य दल की शोभा यात्रा में बदल जाता है। पहले वो बैंड रहता है, फिर नृत्य दल की शोभा यात्रा बन जाता है। यानी कि जैसे हम कई बार सपने देख रहे होते हैं तो उसमें अचानक से कोई चीज किस तरीके से परिवर्तित हो जाती है, वही चीज यहाँ पर हो रही है। वस्तुतः यह प्रोसेसन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के फासिस्ट रूप के अत्यंत क्रूर और अमानवीय स्वरूप का यथार्थ चित्र है। आधी रात के इस जुलूस में बैंड दल कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, सेनापति के साथ बहुत सारे कवि, आलोचक, पत्रकार, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान, यही नहीं बल्कि शहर के माफिया ग्रुप का सरगना कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी शामिल है। इस जुलूस में सम्मिलित लोगों के यथार्थ चरित्र का पर्दाफाश करते हुए काव्य नायक के माध्यम से मुक्तिबोध लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखिए, गहन मृत आत्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों, घरों में। पूंजीवादी समर्थक व्यवस्था के अमानवीय चरित्र को बेनकाब करते हुए मुक्तिबोध ने उसकी तामझाम में कैद कवि, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों, आलोचकों, पत्रकारों की हीनतर स्थिति को भी रेखांकित किया है। यानी कि ये जो कविता है सिर्फ मैं और वहां तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये समाज, राजनीति, हर एक चीज को अपने में समाती है, तत्कालीन पूरी व्यवस्था को अपने में समा लेती है। और यहाँ जो उस समय के तत्कालीन कवि हैं, कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबकी जो हीनतर स्थिति है उसका रेखांकन करती है, उसका वर्णन करती है ये कविता। इसे बेनकाब करने वाले चिंतकों को क्रूर व्यवस्था की जिस यातना से गुजरना पड़ता है उसका भी यथार्थ अंकन इस कविता के छठे खंड में हुआ है, उसको भी हम देखेंगे आगे। और जब वो इस बंद के अंत में उस यातना का आभास मात्र मय को होता है, जो छठे खंड में हम भी देखेंगे। उसका आभास कैसे होता है देखो, हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे सजा मिलेगी। यानी कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो उनका असली रूप है, उसको मैंने देख लिया, अब तो इसकी सजा मुझे मिलकर रहेगी। इसका आभास मय को हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंतर जगत से बाहर निकलकर, यानी कि उस बंद अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर कहाँ आ गया, गैलरी में आ गया, और सिर्फ इतना बाहर निकला कि बाहर थोड़ा सा देख सके, दुनिया थोड़ा सा देख सके। और जैसे ही वह दुनिया देखने के लिए निकलता है वो सजा का हकदार बन जाता है। उसे अब सजा मिलनी तय है, क्योंकि उसने थोड़ी सी सच्चाई जमाने की देख ली है। चौथे खंड में क्या बात कही गई है, क्या वर्णन है, उसको देखते हैं। कविता के चौथे खंड में काव्य नायक मय की एक नई यात्रा आरंभ होती है। इससे वह एक ओर मार्शल लॉ लगे शहर में दम छोड़ भागता है और दूसरी ओर जमाने का निरीक्षण परीक्षण भी करता है। इस क्रम में उसे नगर के चौराहे पर खड़ा विशालकाय बरगद दिखाई देता है, जो समस्त गरीबों और वंचितों का आश्रय स्थल है। वहां काव्य नायक मय की पुनः वह से भेंट होती है। अब उस बरगद के पेड़ के नीचे काव्य नायक मय से पुनः मिलता है। पहले आखिरी बार कहां मिला था? जब उसकी सांकल खटखटा रहा था। ठीक है, जो तिलिस्मी खो से भागकर नगरों गांवों में लोगों के बीच चला गया था। इससे स्पष्ट है कि विशालकाय बरगद साधारण जन की वर्गीय चेतना का प्रतीक है इस कविता के अंदर। इस खंड के तीसरे बंद में वह को सिरफिरा पागल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तीसरे बंद में जो अभी हमने तीसरा बंद देखा उसमें वह को सिरफिरा पागल कहा गया। जो अंतर मन है उसको क्या बोला गया है? सिरफिरा पागल। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिरफिरा पागल कौन है? वह है। और इस पर अभी आगे बात हम करेंगे। लेकिन यह सिरफिरा पागल कोई और नहीं, संवेदनात्मक उद्देश्य है जिसे नगर के सैनिक प्रशासन की चिंता नहीं है। अतः उसे जागृत बुद्धि, प्रज्वलित धी यानी कि विवेक की संज्ञा दी गई है। उसे जागृत बुद्धि भी कहा गया और प्रज्वलित विवेक भी कहा गया। किसको? सिरफिरा पागल को, यानी कि वह को। वह आत्म साधना के नाम पर समस्त सुख सुविधाओं का भोग करने के बाद भी अनात्म बन जाने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ ही मय को अपनी निसंगतता और आत्मलीनता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। अब कौन गाता है? वाह, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया,
क्या लिया और दिया बहुत कम। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, क्या जिया, ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। वस्तुतः पागल के गीत का यह अंश काव्य विनायक मैं की बुद्धि पर कटाक्ष ना होकर तत्कालीन नई कविता के तथाकथित कवियों, चिंतकों, यानी कि जो उस समय खुद को कवि और चिंतक बताते थे, कि मध्यवर्गीय निसंग चरित्र पर भी गहरा प्रहार करता है। समाज से समुचित पोषण प्राप्त कर अनात्म बन जाना और भूतों की शादी में कनात सा तनना, अर्थात भ्रष्टाचार और शोषण का पर पर्दा डालना, किसी भ्रष्टाचारी का बिस्तर बनना, उसके मार्ग को सुगम करना, अपने निजी दुखों को तमगे अर्थात विजय चिन्ह की तरह प्रदर्शित करना, जो हमारे निजी दुख है उसको विजय चिन्ह की तरह प्रदर्शित करना, दिखाना, रात दिन अपने ख्यालों में डूबे रहना, असंग बुद्धि और एकाकीपन को गौरवान्वित करना, जिंदगी को निष्क्रिय तलघर बना देना, लोकहित रूपी लोहित पिता और जनमन की करुणा को समान माता के घर से, यानी कि जो लोक लोहित पिता है और जनमन की करुणा के समान माता है, उसको घर से निकाल देना अर्थात हृदय से निकाल देना, आत्मबद्धता की चरम अमानवीय परिणति है, जो अपने को कीचड़ में ही डुबो देती है। भावना से कर्तव्य को हटा देना, यानी कि भावना से कर्तव्य हट गया, हृदय के रागात्मक मंतव्यों को मार देना, अपने आप की हत्या करना है। इस प्रकार यह गीत मात्र आत्म प्रताड़ना, यानी कि ये जो गीत है आत्म प्रताड़ना ही ना होकर तत्कालीन नई भावधारा की आत्मघाती प्रवृत्ति के प्रति मुक्तिबोध की तीव्र मानसिक प्रतिक्रिया भी है। और सिरफिरा पागल, यानी कि वाह, सिरफिरा पागल कौन है, वाह का अत्यंत उद्बोधमय गीत काव्य विनायक में गहरी बेचैनी पैदा करने के साथ ही उसे आत्मालोचन और अपराध बोध की ओर उन्मुख करता है, और उसे लगता है, क्या लगता है, मानो मेरी ही निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी। वस्तुतः यह पागल मैं का ही अंतस्थ स्थिति संवेदन है। कैसे, जो पागल है और जो मैं है, पागल मैं का ही अंतःस्थित संवेदन है, यानी कि मैंने बात की कि जो मैं है बाह्य मन है और जो वह है वह अंतर्मन है, यानी कि मैं और वह का संबंध यहाँ पे दिखा है। व्यक्तित्व अपना अपने से खोया हुआ वही अकस्मात मिला था, रात में पागल था दिन में। इस पागल को ही कविता के पहले खंड में रक्तालोक स्नात पुरुष अपने परिपूर्ण का आविर्भाव, आत्म की प्रतिभा, ज्ञान का तनाव आदि संज्ञाओं से भी अभिहित किया गया है, यानी कि ये संज्ञाएं भी दी गई। क्या क्या, रक्तालोक के स्नात पुरुष और परिपूर्ण का आविर्भाव, आत्मा की प्रतिभा, ज्ञान का तनाव। तो ये बात हुई चौथे खंड की। पांचवें खंड में बढ़ते हैं, तो पांचवें खंड में क्या है, कविता के पांचवें खंड में बरगद के नीचे स्थित काव्य विनायक के कंधे पर एक बरगद पात टूटकर गिरता है, जिससे वह चौंक जाता है और उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एक इशारा या संकेत किया है, और इस संकेत से प्रेरित होकर जो काव्य विनायक है वो इधर उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। ठीक है, यानी कि संघर्षरत हो जाता है। कुल मिलाकर भागता है दम तो छोड़, भागता है दम छोड़, घूम गया कई मोड़। इस तरीके से पंक्तियां उसमें हमें देखने को मिलती हैं कविता में। इस क्रम में वह अपनी आंतरिक गुहा में पहुंच जाता है, यानी कि जो आंतरिक मन है वहां पहुंच जाता है, उसका अंतर्मन होता है। वहां उसे अपने अनुभव, विवेक, वेदना, निष्कर्ष से परिपूर्ण प्रकाशमान मणियां, रेडियो एक्टिव रत्न सभी कुछ दिखाई देते हैं। वस्तुतः ये सब उसी के अपने महत्वपूर्ण अनुभव और अंतःकरण से संचित है, जिसका अब तक कोई उपयोग नहीं हो सका है। यानी कि जब हम कई बार कोई निर्णय करने चलते हैं तो हमारा अंतर्मन हमें रोकता है। तो अंतर्मन बनता कहां से, जो हमने पीछे अनुभव किया है उसी से, वो उसी डेटा को एनालाइज करता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि ये काम करने पे ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छठे खंड की बात करें तो कविता का छठा खंड काव्य विनायक की इस चिंता से आरंभ होता है कि उसने अपने अमूल्य रत्न राशि अर्थात महत्वपूर्ण जीवा अनुभवों को किस प्रकार, यानी कि किस प्रकार उसे
एक एकांत में छोड़ दिया, यानी कि उससे कुछ सीखा नहीं। उसको हम पंक्तियों में देखते हैं कि गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित, जलापयोग से वर्जित कर खोह में डाल दिया। यानी कि जो हमने अनुभव किया, जो हमने सीखा, उसको हमने क्या किया, उसको किनारे कर दिया, उसको हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश नहीं कर पाए। वही चीज यहां पर, वही बात यहां पर हो रही है। अब उन्हें लेकर वह कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है, यानी जब उसे थोड़े ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो उन अनुभवों को वापस पाना चाहता है, यानी जो बंद कमरे में रख दिया था उसको निकालता है और उन्हें लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और पंक्तियां मिलती हैं कि यह ना समय है जूझना ही तय है, यह ना समय है जूझना ही तय है। और यहीं से फैंटेसी एक नया मोड़ ले लेती है। जमाने का निरीक्षण परीक्षण करते हुए काव्य नायक तिलक की पाषाण मूर्ति के निकट पहुंचता है। कौन? मैं। इसके बाद उसकी भेंट अति दीन दशा में पहुंचे महात्मा गांधी से होती है। मुक्ति संग्राम के इन दोनों योद्धाओं के सकारात्मक तत्वों को ग्रहण कर काव्य नायक को एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे वह व्यापक जनमुक्ति के मार्ग का पाथेय बनाता है। वर्तमान स्थिति को देखकर इन दोनों सेनानियों के हृदय का पर कैसा आघात लगा है, इसका खुलासा करते हुए काव्य नायक के माध्यम से मुक्तिबोध लिखते हैं। और तिलक के संबंध में क्या लिखते हैं उसको देखते हैं पहले कि भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून जाने कब से, और इसी तरीके से मानो की अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा। तिलक की मूर्ति को सांत्वना प्रदान करते हुए काव्य नायक कहता है, अब तिलक की स्थिति देखा तो तिलक की मूर्ति को अब जो काव्य नायक है, मैं है, उस सांत्वना प्रदान करेगा। हाय हाय पिता पिता हो, चिंता में इतने ना उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। हाय हाय पिता पिता हो, चिंता में इतना ना उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा। और आगे बढ़ने पर काव्य नायक को सर्दी में बोरा और ठिठुरते हुए गांधी जी मिलते हैं, जो आगे कहते हैं, भाग जा हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। और जनता के गुणों से भावी के उद्भव, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है, की शिक्षा देते हुए अपने बाजू में चुपचाप सोए हुए शिशु को गांधी जी काव्य नायक के हवाले कर देते हैं। यानी कि जो भविष्य का उद्भव है, भविष्य के बारे में मैं को गांधी जी बताते हैं, और फिर जो उनके गोद में उनके पास सोया हुआ बच्चा है उसको उन्हें पकड़ा देते हैं कि मेरे पास चुपचाप सोया हुआ आया था, संभालना, इसको सुरक्षित रखना। अर्थ समझिएगा, और खतरनाक अर्थ है इसका, कि इससे हम देखते हैं कि गांधीवादी दर्शन और उनकी अहिंसावादी नीति अब गुजरे जमाने की बात हो गई है, क्योंकि जो गांधी जी के विचार थे उसको अपनाने की कोशिश आज के समय में नहीं की जा रही है। यहां गांधी की गोद में सोया हुआ शिशु भारतीय जनगण का भविष्य है, जिसे सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने का दायित्व तो काव्य नायक को मिलता है। और काव्य नायक कौन है? मैं। काव्य नायक के कंधे पर स्थित शिशु फूलों का गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है? फूलों का गुच्छा। यानी कि अहिंसा है, सत्य है, तो फूलों का गुच्छा है, लेकिन एकदम हल्का और प्रिय लगता है। ठीक है, उसे लेकर जब वह गलियों में पहुंचता है, लोगों के बीच में जाता है, तब पुष्प कंधे पर वजनदार राइफल में बदल जाता है, यानी कि अहिंसा में बदल जाता है। अब देखिए, हिंसा में बदल जाता है। अब जो अहिंसा कितनी हल्की है, फूल के समान है, जो सत्य है फूल के समान है, लेकिन जब हम हिंसात्मक होते हैं तो हमारे सर पर बोझ आ जाता है। अहिंसा का स्थान सशस्त्र क्रांति ले लेती है। शिशु के इस रूपांतरण से काव्य नायक का भी व्यक्तित्वांतरण हो जाता है, उसका भी व्यक्तित्व का रूपांतरण हो जाता है, उसका मध्यवर्गीय विशुद्ध कलाकार मर जाता है। ओफो, एकांत प्रिय मेरा परिचित व्यक्ति है, वही हां सच्चाई थी, सिर्फ एक एहसास पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति संदेहास्पद समझ गया और मारा गया बधिकों के हाथ। मुक्तिबोध का यह विश्वास कई स्थलों पर व्यक्त हुआ है कि युग संधि पर कलाकार नहीं कार्यकर्ता पैदा होते हैं, कि युग संधि पर कलाकार नहीं बल्कि कार्यकर्ता ही पैदा होते हैं। यहां काव्य नायक कलाकार से कार्यकर्ता बन जाता है, उसका कलाकार मर जाता है ना, मैंने ऊपर देखा। अब
क्या कार्यकर्ता बन गया हो। क्रांतिकारी कार्यकर्ता के साथ पूंजीवादी व्यवस्था जैसा बर्ताव करती है। वह काव्य नायक के साथ भी होता है। जिस क्षण वह निर्णय करता है, और क्या निर्णय करता है, फिजूल है इस वक्त कोसना खुद को, एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए सहचर। और इसके तुरंत बाद जब वो क्रांति से हटकर इस रास्ते पर आता है कि नए दोस्तों को खोजने पर जब वो फोकस करता है, उसके ओर उन्मुख होता है, तो आतताई सत्ता जो है उसे तुरंत चारों तरफ से घेर लेती है और यातना कक्ष में ले जाती है और उन्हें पंक्तियों के माध्यम से मुक्तिबोध प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि टूटे से स्टूल पे बिठाया गया है, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, यानी कि टूटे से स्टूल पर बैठा दिया गया और सर पर डंडे मारे जा रहे हैं, हड्डी तोड़ी जा रही है। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला, देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन कौन विचारों की कौन सी ऊर्जा, कि अब जो मस्तिष्क है उसको खोल दिया गया है और उसमें निरीक्षण किया जा रहा है कि विचार कैसे हैं इसके अंदर, कहां कहां क्षोभक स्फोटक समान तल घर अंदर, और कहां कहां कहीं विस्फोटक विचार तो इसके अंदर नहीं है, या फिर कैसे विचार हैं इसके अंदर। छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहां की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते हैं, यानी कि इसके अंदर कैसे विचार आते हैं और उन विचारों को लोगों के बीच बांट रहा होगा। इससे हो सकता है कि जो सत्ता है, जो समाज है, यानी कि जो पूंजीवादी समाज है, उसके प्रति विद्रोह ना हो जाए कहीं। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोजो, इस संस्था के सेक्रेटरी को खोजो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहां है सरगना इस टुकड़ी का, कहां है आत्मा, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थरोली। पंक्तियां देखिए, राइम्स कम है लेकिन बात गहरी है। यहां मुक्तिबोध ने पूंजीवादी सत्ता के अमानवीय हथकंडों का प्रतीकात्मक बिंबात्मक संकेत मात्र प्रस्तुत किया है। वह वैचारिकता से लेकर आस्था और आत्मा तक को रौंदते हुए चिंतकों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों को अपना अनुचर बना लेती है। लेकिन यह भी सही है कि एक दृढ़ निश्चयी चिंतक को अपना अनुचर बनाने में वह अपने समूचे प्रयास के बावजूद असफल सिद्ध होती है, यानी कि सफल नहीं हो पाती। ऐसे चिंतक और विचारक अपने हर मायावरण के जाल को छिन्न भिन्न कर उसके चरित्र को बेनकाब करने में सफल भी हुए हैं। इस कविता में भी भयानक यातना आत्मा को खरीद नहीं पाती, उसे कुचल नहीं पाती। यह आत्मा बहुत ही कुशल है। वह समूची आंतरिक संवेदना को एकत्र कर अत्यंत बाह्य जगत में फैलाने में सफल हो जाती है। यही कवि का आस्थावादी स्वर है जो उसे लक्ष्योन्मुख बनाता है। अब 7वें खंड में देखें, उसमें क्या बात की जाएगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। कविता का 7वां खंड यातना गृह से काव्य नायक की रिहाई से आरंभ होता है, यानी 7वें खंड में वो छूट जाता है। इसके दूसरे बंद में मुझे अब खोजने होंगे साथी, अब वो वहां से छूट जाता है। देखिए, हम इसके पहले बात किए थे कि वो साथी खोजना चाहता था जब उसे सजा हुई थी। अब वो छूटने के बाद वही काम करता है कि मुझे अब खोजने होंगे साथी, कि समस्या को सुलझाने के लिए मैं बाहर की ओर नहीं अपने भीतर की ओर उन्मुख होता है। कि अब वो साथी खोजने के लिए बाहर दुनिया में नहीं जाता, किधर जाता है, अपने उन्मुख होता है अंतर्मन की ओर। काले गुलाब और स्याह सिवंती, श्याम चमेली, सौलाए कमल जो खोहो के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत। और यही संकेत काव्य नायक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं और काव्य चमत्कार रंगीन किंतु ठंडा पड़ जाता है। और वह कहता है, अरे इन कागज के फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, अरे इन कागज के फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। और 7वें खंड के तीसरे बंद में काव्य नायक एक निर्णय की स्थिति में आता है। वो एक निर्णय करता है, और क्या निर्णय करता है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, कि खुद को एक्सप्रेस करना ही होगा, अभिव्यक्ति करनी ही होगी, और जो खतरा आएगा देखा जाएगा। क्योंकि हम जब तक किसी समस्या को नहीं झेले रहते तब तक हम उस समस्या से डरते हैं, और जब हम उससे झेल कर आ जाते हैं तो उसका डर हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है। जैसे उसे अब जेल जाने का, सजा मिलने का भय नहीं रहा। तो वह कहता है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ
और गढ़ सब पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के पार, तब कहीं देखने को मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। यहाँ अभिव्यक्ति के खतरे कलात्मक अभिव्यक्ति के खतरे नहीं है। मठ और गढ़ की कलावादी साहित्यिक मठ और गढ़ नहीं है। यह क्रूर शोषण और उत्पीड़न पर आधारित पूंजीवादी सत्ता के वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गढ़ है, जिसे वह तोड़ने की बात करता है। कि पूंजीवादी जो सत्ता है उसका जो वैचारिक दृष्टिकोण है, जो विचार है, जो संस्कृति है, जो राजनीति है, जो अर्थ है, जो आर्थिक है, आर्थिक स्थिति, उसको पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए। इन गढ़ों को तोड़ने के खतरे वस्तुतः सामाजिक संघर्ष के खतरे हैं। जो इन गढ़ों को तोड़ने आएगा सामाजिक संघर्ष करेगा। मुक्तिबोध ने अपनी अनेक कविताओं में, जैसे प्रतापी सूर्य, सियाह चक्रव्यूह, शोषण की सभ्यता के नियमों के अनुसार बना हुआ दुर्ग आदि की संज्ञा दी है। इस खंड के अंतिम बंद में भी उन्होंने सूर्यों के प्रांगण के रूप में इस गढ़ का संकेत किया है। और किस प्रकार किया है उसको देखते हैं कि सचमुच मुझको तो जिंदगी की सरहद सूर्यों के प्रांगण पार जाती सी दिखती। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। स्वतंत्र व्यक्तिवादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, जन को। यहां सूर्यों के प्रांगण पार से कवि का अभिप्राय है पूंजीवाद के अकाट्य लगने वाले सिद्धांत, जो पूंजीवादी सत्ता और उसकी व्यवस्था का पोषण करते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था इसकी सरहद के पार भी जाती है। समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के रूप में कैसे बाहर जाती है? समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के रूप में। और अपनी अंतःकरण का आयतन कविता में मुक्तिबोध ने अत्यंत स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा है? सुकोमल काल्पनिक तल पर नहीं है द्वंद्व का उत्तर, तुम्हारी स्वर्ण बीथी कर सकेगी क्या? समन्वय झूठ है, सब सूर्य फूटेंगे, वह उसके केंद्र टूटेंगे, उड़ेंगे खंड, बिखरेंगे गहन ब्रह्मांड में सर्वत्र, उनके नाश में तुम योग दो। प्रस्तुत कविता के जो अंतिम बंद में भी कवि ने इसी निष्कर्ष को प्रस्तुत किया है। जो ये कविता है इसमें भी यही बात की गई है कि नई सामाजिक रचना के लिए पूंजीवाद की समाप्ति अनिवार्य है, जो जन क्रांति से ही संभव हो सकती है। और इसे 8वें खंड में फैंटेसी के माध्यम से स्वप्न कथा के रूप में घटित होते हुए भी दिखाया गया है। 8वें खंड में किस प्रकार दिखाया गया है उसे देखते हैं। कविता के 8वें खंड में काव्य नायक ऐसा कुछ विशेष देखता है जिससे उसका हृदय एकाएक धड़क कर रुक जाता है। यहां से स्वप्न कथा के रूप में फैंटेसीबद्ध क्रांति शुरू होती है। उसे दिखाई देता है कि नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल रही है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। पंक्तियां 7 बार इस खंड में दोहराई गई हैं, यही सेम पंक्तियां, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। लेकिन इनके मध्य प्रस्तुत होने वाले कल्पना भिन्न भिन्न है, यानी कि इसके मध्य में जो बातें आई हैं, जो कल्पनाएं हैं वो अलग अलग है। पहले बंद में काव्य नायक को वातावरण में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग और जनमन उद्देश्य की एकता दिखाई देती है। क्रांति की इन परिस्थितियों में निष्क्रिय और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया का अंकन कवि करता है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र की उदंती, रक्त पाई वर्ग से अभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में। प्रश्न की उथली सी पहचान राह से अनजान, बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। लाभ लोभ की भावना पर आधारित पूंजीवादी समाज व्यवस्था में भौतिक समुदाय की कला और चिंतन की यही स्थिति है। वे क्रांति को समाजवादियों की एक वैचारिक बहस मानकर जाने अनजाने पूंजीवादी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक झूठे दर्शन का सहारा लेते हैं। यानी कि वे मानते हैं कि समाजवादी हैं जो पूंजीवादियों का विरोध करते हैं। इस खंड के चौथे बंद में एक स्प्लिट सेकंड में सत्य साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि बहुत क्षणों में क्रांति के प्रभाव का अंकन हुआ है। लेकिन 5वें बंद में क्रांति का अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ अंकन हुआ है। क्रांतिरत राह के पत्थर, मिट्टी के ढेले,
धूल के कण संघर्षशील जनशक्ति के प्रतीक बन गए हैं। और इन प्रतीकों को इस प्रकार देखिए कि दादा का सोटा भी करता है दांव पेच, नाचता है हवा में। दादा का सोटा भी करता है दांव पेच, नाचता है हवा में। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहां तक कि बच्चे की पेंपें भी उड़ती, तेजी से लहराती घूमती स्लेट पट्टी। इन पंक्तियों के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने टिप्पणी की है, जो अभी हमने पंक्तियां देखी, कि शहर में लाठी और स्लेट पट्टी से हथियारबंद दमनकारियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस तरह क्रांति नहीं हो सकती। यहां रामविलास जी ने, यानी कि डॉक्टर साहब ने, इस तथ्य की उपेक्षा कर दी है कि यह क्रांति नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीकात्मक बिंब है, जिसमें एक एक वस्तु या एक एक प्राण अग्नि बम है, ये परमास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है, यम है। अतः यानी कि एक एक कण कण जुड़ के एक दिन क्रांति खड़ा कर देगा। अतः यहां क्रांति की अपराजेय इच्छा और संभावित क्रांतिकारी शक्तियों के दृढ़ संकल्प की ओर एक कलात्मक संकेत मात्र है, पूरी तरह से क्रांति नहीं है। और इस प्रकार 8वें बंद में काव्य नायक अपनी सहानुभूतिशील कल्पना के माध्यम से क्रांति की अनिवार्यता और वांछनीयता को रेखांकित करता है। यह समूचा कार्यकलाप फैंटेसी के माध्यम से भाव विह्वल स्वप्न कथा के रूप में घटित होता है। और अब 9वें खंड की ओर बढ़ते हैं, जो कि आखिरी खंड है। इस खंड में जो ये खंड है, इसमें क्या बात हुई है कि जो उसका स्वप्न है, जो स्वप्न देख रहा है काव्य नायक, वो भंग हो जाता है एकाएक। कैसे? एकाएक फिर स्वप्न भंग, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला। कि अभी जो मैं स्वप्न सजाया हुआ था, जैसे हम सोते रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास चल रही होती हैं जब सपना देखते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो अकेले पाते हैं। वैसे ही उसने क्रांति का सपना सजाया था और अचानक से उसका स्वप्न भंग होता है तो वो पाता है कि वो फिर से अकेला है। अपने अकेलेपन में भी वह अपने सपनों का आशय ढूंढता है, जिससे उसके मन में अर्थों की वेदना घिरी है। उसे लगता है कि मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। अज्ञात प्रेरणी कौन थी? और इसका स्पष्ट उत्तर है, वह क्रांति थी। जो अज्ञात प्रेरणी थी, जो अज्ञात प्रेमिका थी, वो कौन थी? वो क्रांति थी, जिसे चकमक की चिंगारियां कविता में उन्होंने मनोवाकार चित्रा या सुनेत्रा और अंतःकरण का आयतन कविता में प्रतेजस आनना, लावण्य श्री, मित्र स्मिता की संज्ञा दी है। प्रस्तुत कविता में हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर के माध्यम से कवि ने इस आशय को व्यंजित किया है कि क्या कभी क्रांति का यह स्वप्न साकार भी हो सकेगा। और क्रांति का यह स्वप्न काव्य नायक मय में एक आह्लाद जगाकर ही समाप्त नहीं हो जाता। उसके कमरे में सुबह की धूप फैल जाती है और गैलरी में सुनहला प्रकाश भर जाता है। कमरे से जब वह गैलरी में आता है, पुनः उसे उस जन का दर्शन होता है जिसे वह तिलिस्मी गुफा में पहली बार देखा था, अंधेरे कमरे में। वो अब कहां दिख रहा है? उजाले में। काव्य नायक मैं उसे बुलाना चाहता है, लेकिन वह फिर खो गया किसी जनयूथ में। किसमें? जनयूथ में। उसका परिचय और उसके साथ अपना रिश्ता बताते हुए काव्य नायक कहता है, अनखोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, परम अभिव्यक्ति, मैं उसका शिष्य हूं, वह मेरी गुरु है। इस प्रकार वह स्वयं जन में रूपांतरित होकर जन क्रांति का अग्रदूत बन जाता है और मैं अब पलातक शिष्य यानी कि भागने वाला शिष्य, पलातक शिष्य यानी भागने वाला शिष्य ना रहकर वह का पूर्ण रूपेण शिष्य बन जाता है और जन के साथ एकाकार करने का प्रयास करता है। कैसे करता है? देखिए, इसलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं एक एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति आत्मसंभवा। इस प्रकार अंधेरे में कविता का अंत सार्थक खोज की अनिवार्यता से हो जाता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने
उसके मार्ग की तलाश आदि से अधिक संबद्ध करके देखा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसके 9 खंडों पर बात की। मुझे लगता है कि अब आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी कविता नहीं भी पढ़ी है तब भी आप एक बेहतर समझ इसके बारे में बना पाए होंगे। और अगर आप अब इस कविता को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये कविता आपको पहले से बेहतर समझ आए। और अगर आप चाहेंगे तो हम इस कविता को, पूरी कविता को, इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में। वीडियो कैसा लगता है वो भी बताइएगा। और अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप अपनी इग्नू की पुस्तक खोलकर इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूं आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और अगर आप चाहेंगे तो इस पूरी कविता का हम लाइन बाय लाइन व्याख्या भी कर लेंगे, इसका भावार्थ भी समझ लेंगे अगले वीडियोज में। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा क्या इस पर वीडियोज आने चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसपे हम पूरी कविता को देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।